ये जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ये कब से कब तक की है? जैसे आप आज खड़े हुए हैं, कहने का मतलब है आज जुलाई है, तो जुलाई की घटनाएं इसमें नहीं है, जून की है, मई की है, अप्रैल की होंगी, कहने का मतलब है ये सारी घटनाएं इसमें रहेंगी, बस जुलाई की नहीं रहेंगी अभी इसमें। हो सकता है जुलाई की एक आध मिल जाए, तो रेयर ऑफ केस है, जुलाई की अभी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो जुलाई की जब अगस्त आएगा तब हम अगस्त में जुलाई की पढ़ेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। भाई हमें भी तो किताब से ही पढ़ना पड़ता, तो किताब से ही आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर सबसे पहला क्या दिया गया है, तो पहला जो पॉइंट दिया गया है वो है भारत यूरोपीय संघ। यानी कि ये भारत यूरोपीय संघ का मतलब क्या है, यानी कि भारत यूरोपीय संघ आपस में एक प्रकार से क्या बनाए गए हैं, एक संबंध बनाए गए हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो अभी तक यहां पर जो बनाया गया है ये भारत यूरोपीय संघ के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हम परिचय दे रहे हैं कि भारत यूरोपीय संघ क्या है। तो भारत यूरोपीय संघ के बीच जो उच्च स्तरीय वार्ता को ही भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन के नाम से क्या किया जाता, जाना जाता है। कहने का मतलब अब ये जो हम भारत यूरोपीय संघ ले रहे हैं, तो आखिर ये भारत क्या है वो तो आप जानते हो, पर यूरोपीय संघ क्या है वो शायद आप नहीं जानते हो। तो यूरोपीय संघ कुछ नहीं, यूरोप के जितने देश हैं, सारे नहीं लेकिन यूरोप के अधिकतम देश, लगभग 27 देश मिल करके यूरोपीय संघ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उनका अपना एक मुख्यालय, जैसे ब्रिक्स आपने पढ़ा था, ब्रिक्स में ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, रूस है और साउथ अफ्रीका है, तो 5 देश हैं। लेकिन यूरोपीय संघ में यूरोप के अंतर्गत आने वाले अधिकतर देश उसमें शामिल हैं, जिसमें से 27 देश अभी वर्तमान में उसके क्या हैं, सदस्य हैं। तो वही मिलकर के क्या बनाते हैं, यूरोपीय संघ बनाते हैं। बात कहानी इतनी क्लियर है। अब वही यूरोपीय संघ और भारत के मध्य में क्या चलती है, वार्तालाप चलती है। तो वो जो शिखर सम्मेलन है उनका आयोजन किया जाता है समय समय पर, तो उसका ही जो शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा, ये पॉइंट वो बताए गए हैं। तो यह किसके लिए बनाए गए हैं, तो इनका उद्देश्य है राजनीतिक, यानी कि राजनीतिक स्तर पर किसी प्रकार का निपटारा करना हो, आर्थिक स्तर पर ये जितने भी ग्रुप बनाए गए हैं, जितने भी संघ बनाए गए हैं, जितने भी सम्मेलन होती, जितनी भी समितियां बनाई जाती हैं, वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए ही बनाए गए हैं। यूरोप के देश भारत को लाभ पहुंचाएंगे तो भारत यूरोप को लाभ पहुंचाएगा। भारत यूरोप की कंपनियों को अपने यहाँ आमंत्रित करेगा, आओ यहाँ पर बिजनेस करो। वो बिजनेस करेंगे तो यहाँ के लोगों को काम मिलेगा और वहां लोगों का क्या होगा, फायदा होगा, उनको भी क्या होगा, इनकम होगी। बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे रक्षा हो, चाहे तकनीकी हो, वैश्विक सहयोग को क्या करना है, इनको मजबूत करना है। ये मुख्य रूप से भारत और यूरोपीय संघ के बीच का मुख्य उद्देश्य यही है। पहला, अब बैक पर जाते हैं, तो बैक में क्या है, भारत और यूरोपियन शिखर सम्मेलन का पहला सम्मेलन कहां पर और कब आयोजित किया गया था। दो चीजें आपको जरूर याद रखनी है। एक तो प्रीवियस का मतलब जो सबसे प्रीवियस का मतलब नहीं, जो सबसे पुराना है, यानी कि जो पहली बार आयोजित किया गया। तो पहला जो भारत यूरोपियन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो 2000 में आयोजित किया गया था। कहां पर, पुर्तगाल के लिस्बन शहर में आपका क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। इतनी सी डाटा आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं क्या, तो ये वो यूरोपियन संघ है जिस यूरोपियन संघ की हम बात आपसे कर रहे हैं। तो ये यूरोपियन संघ है, इस यूरोपियन संघ की हम बात कर रहे हैं। इस यूरोपियन संघ का निर्माण कैसे हुआ, इसकी कहानी पूरी की पूरी ये है। और मुश्किल से गिनती के, देखो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है कि आप करंट अफेयर्स में कोई विशेष कुछ चीजें आपको याद रखनी हो। हम गिनती की चीजें आपको यहाँ याद करा रहे हैं कि भारत यूरोपीय जो संघ है, इनके बीच में उच्च स्तरीय वार्ता होती है कि किस प्रकार से हम राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, रक्षा, तकनीक और वैश्विक सहयोग को आपस में मजबूत करें। उसके लिए पहला जो भारत यूरोपियन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो 2000 में आयोजित किया गया था। अब उसके बाद धीरे धीरे आयोजित किए गए। तो बीच में यूरोपियन संघ पढ़ लेते हैं कि यूरोपियन संघ क्या है। तो यूरोपियन संघ की स्थापना कब की गई थी, तो यूरोपियन संघ की जो स्थापना की गई थी वो 1993 में की गई थी। ये नाम थोड़ा गलत लिख गया है, सही से छप नहीं गवाया। हम लिख लेते हैं, जो आपका नीदरलैंड है, नीदरलैंड का एक शहर है, यानी कि नीदरलैंड है, उस नीदरलैंड का एक शहर है, उस शहर का नाम है आपका मॉस्ट्रिच। ये मॉस्ट्रिच लिखा था, ध्यान रखना, मॉस्ट्रिच। तो ये सही नहीं लिख पाया था, ये मॉस्ट्रिच लिखा था, ये सही नहीं लिख पाया था। मॉस्ट्रिच संधि के तहत ही क्या किया गया था, यूरोपियन संघ का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या याद रखना है कि यूरोपियन संघ की स्थापना किस संधि या किसके तहत आपकी हुई है, तो
तो नीदरलैंड का शहर है मॉस्ट्रिच, उस मॉस्ट्रिच शहर में ही संधि हुई थी जिसमें सभी के सभी यूरोपियन देशों ने एक साथ आना क्या किया था, स्वीकार किया था। और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसके कितने सदस्य देश हैं, तो कुल 27 इसके जो हैं वो आपके क्या हैं, सदस्य देश हैं। वो यूरोपियन कंट्री है, कहने का मतलब चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे आपका पुर्तगाल हो, चाहे जर्मनी हो, ये सारी की सारी आपकी यूरोपियन कंट्रियां इसका क्या है, हिस्सा है। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। आपको कौन सी पेपर में पूछ लिया, यू सुपर टेट तो 2 ही बार हुआ, तो यूपी टेट में ये कई बार पूछा गया है कि आपका यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, यानी कि जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका क्या है, आपका मुख्यालय जो है वो आपका स्थापित है। तो याद रखेंगे जो आपका यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां पर ये आपका मुख्यालय क्या है या स्थापित है। तो इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। यहां पर इन देशों के मध्य में जो मुद्रा चलती है वो कौन सी चलती है, तो यूरोपियन संघ के मध्य में जो है वो आपकी क्या चलेगी, मुद्रा यूरो चलेगी। फिर कहना ये नीचे क्या लिख दिया, सभी सदस्य देशों में नहीं, यानी कि जो सारे के सारे जो सदस्य देश हैं 27 के 27, लेकिन सभी सदस्य देशों में यूरो मुद्रा नहीं चलती। कुछ ही विभिन्न प्रकार कुछ ही देशों में जो यूरोपीय संघ के अंतर्गत आने वाले जो देश हैं उन्हीं में इनकी क्या है, आपकी मुद्रा यूरो चलती है। अब ये भी नहीं आप सीधा याद रखेंगे कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, यूरो है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो 12 सुनहरी सितारों का एक घेरा ये बना हुआ है, 12 सुनहरी सितारों का एक घेरा है जो इनका क्या है, आपका प्रतीक चिन्ह है। इनका मोटो क्या है, यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, एकता में विविधता। कहने का मतलब है हम विविध होकर भी क्या रहेंगे, एक रहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर दिया गया है यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, यानी एकता में क्या है, विविधता देखने को मिलेगी। यूरोपीय संघ तो एक नाम दिखेगा, लेकिन उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, विभिन्न सारे देशों जो है वो आपको दिखाई देंगे। हमारे भारत में किसकी अवधारणा है, विविधता में एकता, लेकिन यूरोपीय संघ की अवधारणा क्या है, एकता में विविधता, ठीक है ना। चलिए फिर बात करते हैं, ये रहा लेटेस्ट जो आपका 27 जनवरी 2026 में आयोजित किया गया। तो अभी तक पहला पढ़ लिया हमने, पहला शिखर सम्मेलन। तो फिर ये आपका जो 2026 में आयोजित हुआ है ये 16वां है। ये क्रम जरूर याद रखना है, ये जरूर 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो ये जो आयोजित किया गया 27 जनवरी 2026 में क्या किया गया, आयोजित कहां आयोजित हुआ, नई दिल्ली भारत में इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। जब नई दिल्ली भारत में इसका आयोजन किया गया तो इसके प्रतिनिधि कौन रहे, भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करता कौन रहेंगे, जो शीर्ष सर्वोच्च नेता हैं, कहने का मतलब है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का नाम याद कर लेना, एंटोनियो कोस्टा, ध्यान रखना। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो कोस्टा। और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वान डेर लेन, ये एक महिला है, कहने का मतलब है, और एंटोनियो कोस्टा ये पुरुष हैं। तो ये दोनों ही आपको नाम याद रखोगे, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो दोनों के नाम आपको याद रखना है। उर्सुला वान डेर लेन, बड़ा नाम, अपने आप आपको पकड़ में आ जाएगा, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। अब बात करते हैं, जब ये आए, भारत आए, तो इनके मध्य में क्या क्या वार्ता हुई, क्या क्या शिखर वार्ता हुई, तो उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं यहां पर जो है वो ली गई हैं। हम फिर कहेंगे इन विशेषताओं में अगर हमसे पूछा जाए कि हम कौन सा पॉइंट याद रखेंगे, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जो पॉइंट रहेगा वो केवल एक पॉइंट याद रहेगा, कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा 77वें गणतंत्र दिवस। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के मुख्य अतिथि कौन रहे, तो भारत के जो मुख्य अतिथि 77वें में रहे वो यही दो व्यक्ति रहे, एक उर्सुला वान डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा रहे। क्योंकि यही जो है वो कब आए थे, ये जो है आपके 25 से 27 जनवरी के मध्य में भारत के 2026 के मध्य में राजकीय यात्रा पर क्या आए थे, भारत आए थे। तो जो पॉइंट याद रखना है वो आपको केवल यही पॉइंट याद रखना है। बाकी हम पढ़ सब दे रहे हैं, समझा सब दे रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम जहां तक सोच सकते हैं, बार बार आपसे कहते हैं, लेकिन हम फिर भी पूरा लेके आते हैं। ये नहीं कि कोई हमसे पॉइंट मिस हो जाए। पर यहां से जो प्रश्न बन सकते वो क्या क्या बन सकते, सबसे पहला प्रश्न, 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया, तो वो नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया, पहला पॉइंट जो बनेगा पेपर में। दूसरा पॉइंट, इसमें कौन कौन शामिल हुआ, तो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया, ये पूछ सकते हैं, नरेंद्र मोदी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने क्या किया है, यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, अध्यक्षता की है, मतलब मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं। फिर तीसरा पॉइंट जो आपका बनेगा
वो 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल हुआ था? क्योंकि सुपर टेट में पूछा जा चुका है, जब पेपर हुआ था तो 77वें गणतंत्र दिवस में उस टाइम पर जो आए थे वो एंटोनियो गुटेरस आए थे। 68,500 का प्रश्न था कि बताइए गणतंत्र दिवस समारोह में कौन व्यक्ति मुख्य अतिथि के तौर पर आया था? तो एंटोनियो गुटेरस उस टाइम पर आए थे। इस टाइम पर आपके कौन आए हैं? एंटोनियो कोस्टा आए हैं, ध्यान रखना, और उर्सुला वॉन डेर लेन आए हैं। दोनों में से कोई एक नाम पेपर में विकल्प में दिया होगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? टिक करना पड़ेगा। तो यहां से प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। फिर बाकी प्रश्न नहीं बनेंगे। देखना क्या है, ये तो ऊपर ही है। भारत यूरोपीय संघ के बीच 16वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो 27 जनवरी को हुआ, लेकिन कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली में, हम पहले ही बता दें। फिर इसके बाद यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन 25 से 27 जनवरी 2026 के मध्य राज्य की यात्रा पर क्या रही? भारत रही। ये आपको पहले ही बता दिया। फिर इसके बाद ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, तो 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में यही व्यक्ति क्या रहे हैं? आपके दोनों के दोनों मुख्य अतिथि के पद पर रहे हैं। फिर है, इस शिखर सम्मेलन की वार्ता का मुख्य आकर्षण क्या था? 18 वर्षों से प्रतीक्षित, 18 वर्षों का मतलब क्या? बहुत लंबे समय से प्रशिक्षित था, मुक्त व्यापार समझौता। यानी कि हम आपस में यूरोपीय संघ के मध्य में क्या करेंगे? एक फ्री ट्रेड व्यापार करेंगे। कहने का मतलब है हम यहाँ पर मुक्त व्यापार समझौता करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई विशेष टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हम किसी भी, हमारा व्यापारी आपको कोई माल भेज रहा है, आप हमारे यहाँ कोई माल भेज रहे हो, तो सरकारों के द्वारा कोई विशेष टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना यूरोपीय संघ लगाएगा और ना भारत सरकार लगाएगी। इसको कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना। चलिए, फिर इसके बाद इसको, इस समझौते को क्या नाम दिया गया? मदर ऑफ ऑल डील्स। यानी कि इसको क्या नाम दिया गया है? मदर ऑफ ऑल डील्स। अगर पूछ लिया जाए किसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है, तो भारत और यूरोपीय संघ के मध्य हुए मुक्त व्यापार समझौते को ही क्या नाम दिया गया है? मदर ऑफ ऑल डील्स। यानी का मतलब है कि भारत सरकार कोई विशेष प्रकार के टैक्स नहीं लगाएगी, जितने टैक्स है बस केवल वही पहले से तय कर दिए जाएंगे। बात समझ पाए? और यूरोपीय संघ भी किसी विशेष प्रकार का टैक्स नहीं लगाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो दिया गया है वो इतना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डेर लेन को 16वें भारत यूरोपियन शिखर सम्मेलन की क्या की? सह-अध्यक्षता की। यानी कि सभी ने मिलकर सह-अध्यक्षता की, वो हम पहले ही समझ चुके हैं। ये नहीं लिखना है, ये तो हम पहले ही आपको उसमें पढ़ा ही चुके हैं। इतने पॉइंट आपको भारत यूरोपीय संघ के मध्य में रखना है। फिर बात करते हैं आगे। फिर ये अब देखना, भी ये छोटे छोटे शिखर सम्मेलन है। अब देखना, ये फिर नया शिखर सम्मेलन आ गया। तो नया शिखर सम्मेलन समझ लेते हैं कि नया शिखर सम्मेलन क्या है। यहाँ पर क्या शिखर सम्मेलन है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। अब ये क्या है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन? कहने का मतलब है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का मतलब है वर्ल्ड गवर्नमेंट, और सम्मेलन का मतलब है समिति, समिट। कहने का मतलब समिट कहते हैं सम्मेलन को। तो यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, कहने का मतलब है एक गवर्नमेंट नहीं, विश्व के जो अच्छे अच्छे देश हैं उन गवर्नमेंटों को यहाँ पर क्या किया जाएगा? बुलाया जाएगा। कहने का मतलब है, तो यहाँ पर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। कब होता है? 3 से 5 फरवरी 2026। देखो, यूपी सुपर टेट बेस में जिस टाइप के प्रश्न आते हैं उनको ज्यादा हमने बड़ा रूप आपको हाईलाइट करवाया है। और स्थान कहाँ है? तो स्थान दुबई, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में क्या किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है। फिर बात करते हैं, इसकी थीम क्या थी? भविष्य की सरकारों को आकार देना। मतलब क्या? भविष्य में अगर कोई एक देश है, जैसे भारत है, भारत तो अलग हो नहीं सकता कि भैया पश्चिम बंगाल अलग राज्य बन जाए, अलग देश बन जाए, कर्नाटक अलग राज्य बन जाए, केरल अलग देश बन जाए। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप हुआ, यूरोप महाद्वीप हुआ, यूएसए हुआ, यहाँ पर जो है वो आपका क्या है? कोई देश चाहे तो किसी आधार पर, वहां के लोग चाहे तो अलग हो सकते हैं और वो स्वतंत्र अपना देश क्या कर सकते हैं? घोषित कर सकते हैं। छोटा छोटा राज्य भी अपने आप को देश घोषित कर सकता है। तो उन्होंने कहा है भविष्य की सरकारों को आकार देना, कि अगर भविष्य में कोई गवर्नमेंट बन रही है जो एक छोटे से देश का नियंत्रण कर रही है, तो उसको भी हम क्या करेंगे? आकार देंगे। अब यहाँ पर देखना कौन कौन भाग लिया। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ये इंपॉर्टेंट, ना ये इंपॉर्टेंट, ना ये। पेपर में ये आना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लगाओ, ये पेपर में आना चाहिए, आना ही चाहिए आई थिंक, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? ये नहीं आएंगे 150 देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए, 60 राष्ट्राध्यक्ष सरकार प्रमुख उपस्थित हुए, 500 प्लस मंत्रियों ने क्या लिया है? भाग लिया है। ये तो आने के चांस बहुत ही कम है। आएगा क्या? अपने भारत के संदर्भ में किस भारतीय शिक्षिका को $1 मिलियन का
ग्लोबल टीचर प्राइज प्रदान किया गया है। अब आप खुद पढ़ के समझ जाओगे कि इसमें क्या पूछा जा सकता है। यही पॉइंट है जो पूरे उसमें जो है वो आपका क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप याद रखोगे ये जो रूबल नागी, ध्यान रखना, रूबल नागी भारतीय शिक्षिका हैं जिनको $1 मिलियन का क्या दिया गया है, ग्लोबल टीचर पुरस्कार दिया गया है। तो पेपर में अगर पूछा जाए कि विश्व शिखर सम्मेलन 3 से 5 फरवरी 2026 के मध्य में आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान किस भारतीय शिक्षिका को ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया, वो नाम आपको विकल्प में दिया होगा। ये प्रश्न बनने के चांस सबसे ज्यादा हैं। तो कौन है, रूबल नागी कहाँ की हैं, जम्मू कश्मीर की हैं, ध्यान रखोगे ये कहाँ की हैं, जम्मू कश्मीर की हैं, चूंकि भारतीय शिक्षिका हैं जम्मू कश्मीर की हैं। हाँ, इनकी एक पुस्तक और याद रखो, इनकी पुस्तक दी गई है द स्लम क्वीन, द स्लम क्वीन, ये इनकी ही पुस्तक है। तो अगर अब चूंकि इनसे रिलेट करके प्रश्न पूछा है तो अगर पूछ ले द स्लम क्वीन पुस्तक किसकी है, 2022 में ये आई थी, ये भी किनकी है, इन्हीं की है, रूबल नागी की ही क्या है आपकी पुस्तक है द स्लम क्वीन, जो इनके द्वारा ही क्या की गई है, लिखी गई है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। जम्मू कश्मीर में रह करके वहां के बच्चे जो पत्थरबाज बन रहे थे, जो आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने जा रहे थे, उनको शिक्षा की तरफ क्या किया है, मोड़ने का काम किया है। फ्री में निःशुल्क शिक्षा दी है और बहुत व्यापक रूप से क्या किया है, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है, जिसके लिए ग्लोबल टीचर प्राइज पुरस्कार क्या पाए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। ठीक है, ये नहीं आता है। WS 2026 का उद्देश्य वैश्विक शासन, नवाचार, भविष्य की सरकारों का सहयोग को बढ़ावा देना, ये नहीं आएगा। तो आप समझ गए। अगर हम पूरे पॉइंट में कहें कि इंपोर्टेंट क्या, तो सिर्फ भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को आप याद रखेंगे, जिनके द्वारा ग्लोबल टीचर पुरस्कार क्या किया गया है, प्राप्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच, अब इसकी बात कर लेते हैं कि विश्व आर्थिक मंच क्या है। ठीक है ना, विश्व आर्थिक मंच की बात कर लेते हैं कि आखिर विश्व आर्थिक मंच क्या है। विश्व आर्थिक मंच की बात कर लेते हैं कि विश्व आर्थिक मंच क्या है। चलिए, विश्व आर्थिक मंच, और नाम पता ही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मंच का मतलब ये लिखा है इंग्लिश WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब इसकी वार्षिक बैठक 2026 को हुई है, 2026 में हुई है। कहाँ हुई है, तो सबसे पहले तो कब हुई है, तो 19 से 23 जनवरी 2026 के मध्य में क्या की गई है, आयोजित की गई है। कहां पर, तो इसका स्थान है दावोस, स्विट्जरलैंड में क्या की गई है, स्थापित की गई है, यानी कि बैठक का आयोजन किया गया है दावोस, स्विट्जरलैंड में क्या की गई है, स्थापित की गई। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि यहाँ की जो थीम थी वो क्या रखी गई, यहाँ की थीम रखी गई है संवाद की भावना। कहने का मतलब है आपस में जो देश हैं अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो हमें, चाहे वो छोटी से छोटा देश क्यों ना हो, हमें विश्व पटल पर उसकी क्या करनी चाहिए, बात सुननी चाहिए। कहने का मतलब इसका ये है। तो ये स्पिरिट ऑफ डायलॉग या संवाद की भावना, ये मुख्य विषय रखा गया। अब इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो देखना, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति इसमें शामिल होते हैं, कनाडा के मार्क कार्नी प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, यूरोपीय संघ के उर्सुला वॉन डर लेयन जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं वो शामिल होती हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आते हैं, जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज आते हैं जो चांसलर हैं, अर्जेंटीना के जेवियर मिलेई आते हैं। कुछ बड़े बड़े नेता जो विश्व पटल के हैं वो आपके क्या होते हैं, विश्व आर्थिक मंच पर क्या है, आपके इकट्ठा होते हैं, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या है, सब अपनी अपनी बात करते हैं। अब देखना, यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप आते हैं वो भी अपनी बात करते हैं, मतलब सब अपने अपने स्टेटमेंट देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, अमेरिका फर्स्ट, यानी कि अभी जो नीति चल रही है अमेरिका में क्या है, अमेरिका फर्स्ट, बाकी सब बात, यानी कि वो फिर से जोर देते हैं यहाँ इस फोरम में आकर कि अमेरिका ही क्या रहेगा, हमारी नजर में फर्स्ट रहेगा, हम प्रथम वरीयता किसको देंगे, अमेरिका के नागरिकों को। जो भी योजनाएं, जो भी नीति, जो भी रूल्स बनेंगे वो अमेरिका के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। तो मुख्य रूप से इनका ही कथन हम थोड़ा याद रखेंगे, बाकी सबके कथन की हमें जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट की।
यहाँ होता क्या है, WF की ये 56वीं वार्षिक बैठक थी, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये 56वीं वार्षिक बैठक थी। विश्व के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, CEO और अर्थशास्त्री यहाँ शामिल हुए थे। भारत की तरफ से कौन भाग लिया? भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने भाग नहीं लिया। भारत की तरफ से भाग लिया था आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब ने क्या लिया है, यहाँ पर भाग लिया था। तो यहाँ पर जो भाग लिया गया वो आगे आपको नाम मिल जा रहा, परेशान मत होइए। यहाँ पर देख लेते हैं, पहले तो ये क्लियर हो गया वैश्विक चुनौतियां, ये ज्यादा हम नहीं याद रखेंगे। यहाँ पर बात करते हैं कि भारत की तरफ से जो दावोस 2026 में आयोजित किया गया था उसमें किस किस ने भाग लिया था, तो हम ज्यादा याद नहीं रखेंगे। केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के तौर पर NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, कहने को मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो आपके हैं अजीत डोभाल ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। 4 केंद्रीय मंत्री गए थे और राज्यों के कुछ मुख्यमंत्री यहाँ पर क्या कहे थे, पहुंचे थे। अश्विनी वैष्णव, ध्यान करो, रेल मंत्री के पद पर शायद ये हैं। शिवराज सिंह चौहान, ये कृषि मंत्री के पद पर शायद हैं। ये गलत नाम लिखा है, ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं। ये देखना, प्रहलाद नहीं है, ध्यान रखना, सही नाम पढ़ना, ये प्रहलाद नहीं है, प्रा है, फिर ला है, और फिर हा है, और फिर दा है। एग्जैक्ट देख लेना, यही है जो प्रहलाद जोशी है इनका नाम। ये गलत लिख दिया है AI बाबा ने, तो ये गलत नाम है, सही नाम ये है, प्रहलाद है। अभी हाल ही में इनको शिक्षा मंत्री का कार्यभार सौंपा गया, ये वही है, ठीक है ना। चलिए, और के राम मोहन नायडू, ये भी आपके क्या कह रहे थे, वहां गए थे। इनके पास कौन सा कार्यभार है, कौन सा है बताओ? हमारे दिमाग से निकल गया, हमें नहीं पता, इसलिए पूछ रहा है आपसे। नहीं है याद तो कोई बात नहीं, छोड़ो। चलिए, अभी बाद में जब आएंगे तो आपको याद दिलाएंगे। सारे भारत के जितने प्रमुख मंत्रालय हैं उनके मंत्रियों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए, महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस, याद रखना ही पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के A रेवंत रेड्डी, असम के हेमंत विश्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव और झारखंड के हेमंत सोरेन, ये भी वहां पर क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे। ये वहां पर पार्टिसिपेट किए थे, उनके नाम है, ठीक है ना। चलिए, कुछ कॉर्पोरेट हस्तियां भी शामिल हुई थी, कुछ कॉर्पोरेट हस्तियां हुई थी शामिल। इनमें से एक नाम आप याद रखेंगे, नंदन नीलकर्णी। क्यों याद रखेंगे? नंदन नीलकर्णी का नाम इसलिए याद रखोगे, नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनको नकल रोकने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, अभी जो आंदोलन धरना हुआ था उसमें इनको क्या किया गया है, एक आयोग बना दिया गया है, उसका इनको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, और इनकी ही अध्यक्षता में एक पूरी रिपोर्ट दे गई है केंद्र सरकार को कि क्या क्या सुधार किए जा सकते, कैसी प्रणाली अपनाई जा सकती जिससे कि पेपर लीक को क्या किया जा सके, रोका जा सके। ये नंद नीलकर्णी है, आधार के जनक। जो आधार कार्ड आप यूज करते हो उस आधार के जनक भी किनको माना जाता है, नंदन नीलकर्णी को ही माना जाता है, क्योंकि आधार की सबसे पहले शुरुआत किन्होंने की थी, नंदन नीलकर्णी ने ही की थी, ठीक है ना। तो ये इन्फोसिस के जो है वो आपके ये कॉर्पोरेट जगत है इन्फोसिस, उसके जो है वो आपके शायद ये सबसे उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, शायद चेयरमैन या मैनेजमेंट प्रबंधक जो भी हो। लेकिन ये नंदकर्णी जो है वो एक आपके बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति के तौर पर है, तो इनको ये जिम्मेदारी क्या की गई है, सौंपी गई है। चलिए, क्योंकि सम्मानी हमें क्या करना, चंद्रशेखरन से क्या करना और निखिल कामत से क्या करना, इनको छोड़ देते हैं। चलिए, अब यहां पर क्या किया गया, तो यहां पर और थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा इसमें से नहीं लेंगे हम। एक ये लेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मंच का उपयोग अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति और वैश्विक सुरक्षा ढांचे को पुनर्भाषित करने के लिए क्या किया है। तो ज्यादा नहीं याद रखेंगे, बस डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति है। भारत में सिल्क एक्सीलेटर स्थापित करने के लिए भारत सरकार MSDE और WEF के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि हम सिल्क को क्या करेंगे, और अधिक बढ़ावा देंगे। इसके लिए आपका यूरोपीय संघ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भारत सरकार के मध्य क्या हुआ है, MOU हुआ है, ज्ञापन हुआ है, एक समझौता हुआ है। गाजा के लिए 20 सूत्री शांति समझौते की वकालत की है और वैश्विक नेताओं से इसमें सहयोग करने की अपील की है। गाजा पट्टी नाम सुना होगा आपने, इजराइल उसी के लिए लड़ता है कि ये जो है वो जमीन हमारी है। सारी के सारी जो अरब या इस्लामिक स्टेट हैं उनके खिलाफ अकेले ही लड़ाई लड़ता है इजराइल। वो गाजा पट्टी के लिए लड़ता है, गाजा पट्टी पर कुछ अधिकार उसका हो भी गया है, कहीं वो चाहता है कि उसमें मिल जाए, तो उसके लिए 20 सूत्री शांति समझौते की वकालत यहाँ पर की गई है। जनवरी 2026 को दावोस के गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस नामक एक नए निकाय का गठन किया गया है। ये कोई ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो जो इंपोर्टेंट है वो हमने आपको पहले ही बता दिए। चलिए, हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे, जरा यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखेंगे
और वो क्या याद रखेंगे, विश्व आर्थिक मंच WEF, विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना कब हुई थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय भी बाद में, तो इन सबके मुख्यालय हम आपको एक पेज में अलग पढ़ा के देंगे। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, जिनेवा। और ये कहां पर है, स्विट्जरलैंड। गलत लिखा है सही लिखा है मैं पता नहीं है, ये गलत लिखा है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है ना। तो जो आपका WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थापित किया गया है, जिनेवा में स्थापित किया गया है। अभी देखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बहुत सारी रिपोर्टें जारी की जाती हैं, उन रिपोर्टों को भी आपको याद रखना है। कुछ सूचकांक जारी किए जाते हैं, उन सूचकांकों को भी आपको याद करना है, यानी कि एक लंबा प्रोसेस है, यहाँ नहीं, इतने जल्दी नहीं आप रुक पाएंगे। चलिए आगे लेते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। चलिए यहाँ लेते हैं, और इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इनमें से केवल इतना पॉइंट हम देखेंगे। चलिए, और देखना इसमें पूरा नहीं पढ़ेंगे, फिर वही बात, फिर कहो इतना काहे लिख लेते आते हो, इतना इसलिए कि ताकि पूरा तो समझा पाए हम। ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बता रहे हैं। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और ये कब हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर 2025 को भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए थे। किस लिए आए थे, क्योंकि यह 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की क्या थी, हिस्सा थी। क्योंकि यहां पर वर्ष 2000 की भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी की घोषणा, यानी कि वर्ष 2000 में भारत और रूस ने आपस में एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी, और उसकी कितने वर्ष पूरे हो गए थे, 25 वर्ष पूरे हो गए थे। तो बस इतना ही याद रखना है। पेपर में प्रश्न कैसे बनेगा हम वो बता देते हैं, यहाँ पेपर में प्रश्न कैसे बनेगा वो बता देते हैं। भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी की घोषणा के अवसर पर 25 वर्ष पूरे होने पर कौन व्यक्ति जो है वो आपका भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए थे, तो पहला प्रश्न है व्लादिमीर पुतिन। और दूसरा प्रश्न, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर 2025 को 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए थे, इसलिए भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर। बस ये 2 प्रश्न यहां से बन सकते, इसके अलावा नहीं। तो बाकी हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी शायद तो छोड़ देंगे। ये बस इतने से 3 पॉइंट हम याद रखेंगे जो हमारे पेपर के लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो पूरा वो नहीं पढ़ना है, हमें सब पढ़ना सब है, आप समझ रहे हैं हमारी बात, हमें पढ़ना सब है, लेकिन सबसे पॉइंट निकालना है कि क्या क्या हमें याद रखना है। ये थोड़ी पूरी ग्रंथ थोड़ी आएगी, लेकिन वो तो AI से हम टाइप करा दें, वो सभी छाप देता उसमें, ठीक है ना। चलिए, और एक पॉइंट ये जो देख रहे हो आप, ये तो रूस का शिखर सम्मेलन जो है, येकतेरिनबर्ग और कजान में नए महावाणिज्य दूतावासों की स्थापना का स्वागत किया गया। यानी कि भारत सरकार के द्वारा इस सम्मेलन में येकतेरिनबर्ग, ये भी रूस में है, कजान ये भी रूस में है, रूस में है, नए वाणिज्य दूतावास, यानी कि भारत ने वहां पर नए वाणिज्य दूतावासों की स्थापना की है। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि रूस के किस स्थान पर भारत ने 2 नए महावाणिज्य दूतावासों की स्थापना की है, तो येकतेरिनबर्ग और आपका कजान में आपका क्या किया है, 2 महावाणिज्य दूतावास की स्थापना की है। इसके बाद वर्ष 2030 तक रणनीतिक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम अपनाया गया है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य क्या किया गया है, रखा गया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसके बाद ये पॉइंट तो हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे, ये 3 पॉइंट छोड़ देते हैं, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं आगे। चलिए हाँ, अब आ गए हैं हम हंगरी के चुनाव पर। अब देखना यहाँ से चुनाव ही मिलेंगे, जितने राज्य हैं, यानी मतलब हम जितनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी समिट हुई हैं जनवरी से लेके, और दिसंबर से भी हमने कुछ ऐड कर ली है, दिसंबर से लेके कहाँ तक आपकी अभी जून तक। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की फिर बाद में पढ़ाएंगे जब हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर हंगरी का चुनाव 2026 में हुआ है, संसदीय चुनाव।
तो आपको ऐसे तो बहुत सारे देशों में चुनाव हुए हैं, हम इन्हीं का चुनाव क्यों याद रखें? इन्हीं का चुनाव इसलिए क्योंकि 16 वर्ष बाद कोई सत्ता वापस लौटी है दूसरी, इसलिए आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हंगरी का चुनाव कब हुआ है? तो आपको क्या हम सारे याद रखेंगे? नहीं, जीतने वाले का नाम, जीतने वाले की पार्टी का नाम, और हारने वाले का नाम, हारने वाले की पार्टी का नाम, बस हो गया काम। यानी कि कौन सत्ता में आया है वहां के व्यक्ति का नाम अपन को याद रखना है। तो यहाँ का जो संसदीय चुनाव होता है कब? 12 अप्रैल 2026 को होता है। चुनाव का परिणाम क्या होता है? पीटर मजार की तिस्सा, ये इंग्लिश शब्द लिखना, तिस्जा पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है और वह क्या आ गई है? सत्ता में आ गई है। अब यहां पर पूरा डिटेल लिखा है क्या? जो 16 वर्ष बाद, यानी कि यहां पर सत्ता का जो परिवर्तन हुआ है वो 16 वर्ष बाद हुआ है। 16 वर्ष बाद प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन और उनकी पार्टी जो थी फिदेस, ये इंग्लिश शब्द देखना, हिंदी हो सकता थोड़ा होता रहो, फिदेस, सत्ता से क्या हो गई है? बाहर हो गई है। यानी किसकी पार्टी बाहर हो गई? विक्टर ऑर्बन की फिदेस पार्टी क्या हो गई है? बाहर। एक पॉइंट ये याद रखोगे। तो फिर कौन जीता है? पीटर मजार की तिस्सा पार्टी क्या कर गई है? जीत गई है। 199 में से 141 सीटें जीतकर 2/3 संसदीय बहुमत इसने क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है और सत्ता में आ गई है। और क्या बन गई है? यहाँ की कर्ता धर्ता बन गई है, कहने का मतलब है। अब यहाँ पर क्या किया? तो ये हम याद नहीं रखेंगे सर, ये नहीं याद रखेंगे। चुनाव में भारी मतदान हुआ, ये नहीं आएगा। 1989 में साम्यवाद के पतन के बाद सबसे बड़ा ये आंकड़ा है, ये नहीं आएगा पेपर में। 9 मई 2026 को हंगरी की नेशनल असेंबली द्वारा पीटर मजार को देश का प्रधानमंत्री चुना। वो ऊपर ही पढ़ लिए हैं क्योंकि ये जीत गए हैं, तो पीटर मजार क्या हो गए हैं? देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो याद रखेंगे हंगरी का जो नया प्रधानमंत्री है वो कौन है? पीटर मजार है। अब इसके बाद एक जो इंपोर्टेंट पॉइंट इन्होंने किया है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। जैसे ये आए तो उन्होंने संसद में एक चेंज ले दिया, यानी संविधान में एक चेंज कर दिया कि 15 जून 2026 को हंगरी की संसद ने संवैधानिक संशोधन को मंजूर किया है कि अगर कोई व्यक्ति अब इसके तहत प्रधानमंत्री बनेगा तो अधिकतम से अधिकतम 8 वर्ष या केवल 2 कार्यकाल तक ही पद पर क्या कर सकता है? रह सकता है। ये नहीं कि तुम 50 साल और 20 वर्ष से क्या करो? प्रधानमंत्री पद पर जमे रहो। बात समझ पाए? यानी अधिकतम 8 वर्ष या 2 कार्यकाल के लिए आप क्या कर सकते हो? प्रधानमंत्री पद पर बैठ सकते हो। ये एक अच्छा काम किया है, ठीक है ना? चलिए, बात समझ पाए? ये नीचे का पॉइंट फिर नहीं लेना है, ये तो ऊपर के पॉइंट लेते ही कुछ पॉइंट जो यूज कर लेते हैं। ये नहीं, ये चुनाव के मुद्दे नहीं आएंगे, ये कुछ नहीं आएगा, ये तो हाँ सब छाप देते, अलग बात है। एक ये याद रखना, 8 वर्ष या 2 कार्यकाल तक, ध्यान रखना इसको। और एक किसको हराया है, कौन जीता है? तो आपकी पीटर मजार की तिस्सा पार्टी क्या कर गई है? जीत गई है। और हरा किसको दिया है? विक्टर ऑर्बन, उनकी पार्टी फिदेस को क्या कर दिया है? हरा दिया है। बस 4 पॉइंट आप याद रखें। चलिए आगे लेते हैं, नेपाल का आम चुनाव की चर्चा कर लेते हैं। अब नेपाल का आम चुनाव क्या है? ये बहुत चर्चा में रहा, आपने देखा होगा, बहुत फेमस रहा है ये चुनाव। और यहाँ से पॉइंट निश्चित सी बात है कि आपके पेपर में बनेंगे। तो देखना, नेपाल चूंकि अपना पड़ोसी देश है, तो यहाँ पर सबसे पहले नेपाल में चुनाव कब होते हैं? 5 मार्च 2026 को होते हैं। यहाँ की कुल सीटें कितनी थी? 275। प्रत्यक्ष और आप अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब समझते हैं? हम बताते हैं अगर नहीं समझते हो तो। अपने यहाँ पर भी चुनाव होता है, लेकिन अपने यहाँ पर चुनाव का मतलब क्या है? लोकसभा से जो सीटें चुनी जाती हैं, लोकसभा में जो सांसद चुने जाते हैं, उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। लेकिन राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है सांसदों का, उनका निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर क्या किया जाता है? किया जाता है। या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। यहाँ पर आपको ये नहीं करना कि 10 लोगों के नाम है, किसी एक पर ठप्पा लगा के चले जाओ। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि 10 लोगों के नाम है, ऑर्डरिंग दो, पहले नंबर पर किसे बनना देखना चाहते, दूसरे पर किसे, तीसरे पर किसे, चौथे पर किसे। बात समझ पाई कि नहीं? तो यहाँ पर 110 सीटों पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर चुनाव लड़ा गया और 165 पर किसको चुनाव लड़ा गया? आपके प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर क्या किया गया? चुनाव लड़ा गया। अब जब यहाँ पर चुनाव लड़ा गया तो यहाँ भी तो हम बस केवल जीतने हारने वाले को याद रखेंगे, ज्यादा नहीं याद रखेंगे। तो जीतने वाले हारने वाले को याद रखेंगे तो है क्या? दिख रहा कि नहीं? नेपाल के संसद के निचले हिस्से प्रतिनिधि सभा के लिए आम चुनाव 5 मार्च 2026 को क्या किए गए? आयोजित किए गए। ऊपर भी डेट मिल गई है। यहाँ पर 275 सीटों के लिए चुनाव हुए, 165 सीट के लिए वो ऊपर लिख गया, नीचे लिख गया। ये लाइन मत पढ़ो, कहने का मतलब जरूरी नहीं है। ये लाइन भी मत पढ़ो, ये भी जरूरी नहीं है। हमने ऊपर ही उसको पॉइंट को ले लिया है, समझा दिया है। अब जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी थी जिसका नाम आरएसपी है,
वो 182 सीटें क्या कर जाती है, पा जाती है। और 182 सीटें पाकर के ऐतिहासिक बहुमत क्या कर लेती है, हासिल कर लेती है। प्रत्यक्ष 125 और अनुपातिक में 57 सीटें क्या कर जाती है, ये जीत जाती है। और जीत करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में क्या की जाती है, जानी जाती है। यहां पर होता क्या है, यहां होता क्या है, 1990 में हुए जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की बहाली के बाद यहां वहां किसी एक पार्टी का प्राप्त ये सबसे बड़ा बहुमत है। मतलब अभी तक स्पष्ट ऐसा किसी पार्टी के पास बड़ा बहुमत नहीं आया था, जो पहली बार यहां पर क्या मिला है, बहुमत स्पष्ट मिला है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जो अध्यक्ष है लबी लामिछाने की ओर से काठमांडू के पूर्व निर्दलीय मेयर वालेंद्र शाह या बालेन शाह को प्रधानमंत्री पद का क्या किया गया है, उम्मीदवार घोषित किया गया था। और उन्हें चुनाव पश्चात संसदीय दल का क्या कर लिया गया, नेता चुनके प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो प्रधानमंत्री कौन बने, देखो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष तो हैं रवि लामिछाने, लेकिन जो प्रधानमंत्री बने हैं ये नाम याद रखना, वालेन शाह या बालेंद्र शाह, ये आपके कौन है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, और इनको ही क्या बनाया गया है, प्रधानमंत्री वहां पर बनाया गया है। ठीक है, अब इनको शपथ कितने दिलाई, तो वो आपकी वहां की नेपाल के राष्ट्रपति ने क्या की है, यहाँ पर शपथ दिलाई है। तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो 27 मार्च 2026 को बालेंद्र शाह या बालेन को नेपाल के नए प्रधानमंत्री पद के रूप में नेपाली राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडोल यानी रामचंद्र पौंडोल ने क्या दिलाई है, शपथ दिलाई है। तो ये कुछ ही नाम आपको याद रखना है, सब नहीं, ये डाटा हमें नहीं याद रखना है, इन डाटा की हमें कोई जरूरत नहीं है। कहना कौन सा हमारे देश का चुनाव है, इनमें मुद्दे वही सब में कॉमन होते हैं। जब एक पार्टी सत्ता में रहती है तो वो खूब भ्रष्टाचार करती है, रोजगार नहीं देती है, गरीबी बढ़ जाती, असमानता करती है, जवाबदेही उनकी कुछ नहीं होती, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा देती है और वंशवाद को क्या दिया जाता है, बढ़ावा। ये कुछ एक सरकार नहीं, ये सभी सरकारों के साथ होता है और सभी सरकारें ये रवैया क्या करती हैं, अपनाती हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर जो ये सरकार आई है, इस सरकार में जो विरोध दर्शाया गया था, कहने का मतलब है जो ऊधम किया गया था वो युवाओं के द्वारा किया गया था। और वो युवा वो जेन जी के नाम से जो है वो आपके प्रचलित हैं, आप जानते हो जेन जी का मतलब। तो ये शायद जहां तक हम सोच पा रहे, हो सकता है यहां से एक प्रश्न आपका बन जाए मानव पीढ़ियां या जनरेशन से, क्योंकि इस चुनाव में भी इन पीढ़ियों का योगदान रहा है, जेन जी का योगदान बहुत रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी पीढ़ियां हैं वो पूरी पीढ़ियां हैं, हम कल इसको पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे। यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा, लास्ट की ज्यादा याद रखना पड़ेगा, शुरुआत की नहीं। जिनका जन्म यानी कि जिनका जन्म 1901 से 1927 के मध्य हुआ है उनको द ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता है। ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की पीढ़ी थी। जिनका जन्म 1928 से 1945 के मध्य में हुआ है वो साइलेंट जनरेशन कही जाती है। जिनका जन्म 1946 से 1964 के मध्य में कहा जाता है वो बेबी बूमर्स कही जाती है। 1965 से जो 1980 में आई वो जनरेशन एक्स कही जाती है। 1981 से जिनका जन्म 1996 में हुआ है वो आपकी मिलेनियर जनरेशन कहलाती है। कुछ लोग इस श्रेणी में आपके क्या हैं, आ रहे होंगे। भाई आप लोग इस श्रेणी में कुछ लोग आ रहे होंगे, सब लोग नहीं आएंगे, कहने मतलब है ऐसे हम हैं, हम इस मिलेनियर्स श्रेणी में क्या कर जाएंगे, आ जाएंगे। हम अपना उदाहरण दे देते हैं आपको। इसके बाद ये है वो जेन जी, जो आप नाम बहुत सुनते हो मीडिया में। तो ये पूछा जा सकता कि जेन जी की जो बर्थ क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा। तो 1997 से 2012 के मध्य में जन्मे व्यक्ति वो किसके अंतर्गत आएंगे, जेन जी के अंतर्गत आएंगे। और इनका सबसे बड़ा लगाव पता क्या है, डिजिटल नेटिव, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, इसी से चिपके रहते हैं। बात समझ पाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये तो मोबाइल से चिपके हुए कॉकरोच हैं और कॉकरोच जनता पार्टी क्या हो गई, बन गई। बात समझ पाए। तो यहाँ पर ये आपकी जेन जी श्रेणी है। जनरेशन अल्फा, अल्फा मतलब 2013 और 14 के मध्य में जिनका 2024 के मध्य में जिनका जन्म हुआ है वो आपकी जनरेशन अल्फा आएंगी। और जनरेशन बीटा 2025 से 2039 के मध्य में अनुमानित है वो क्या आएंगी, आपकी जेन जी बीटा। एआई, रोबोटिक्स, स्मार्ट तकनीकी से ये विकसित पीढ़ी होगी, एकदम परफेक्ट होगी। एआई, टैबलेट, उन्नत डिजिटल तकनीक के साथ बचपन बिताने वाली पीढ़ी है। वास्तविकता में बच्चा रोआ, मम्मी लो बेटा फोन देख लो, पापा फोन देख लो, कहने का मतलब क्या है 2013 से 24 के मध्य में बच्चे किसमें खोए हुए हैं, मोबाइल में जो है वो आपके खोए हुए हैं। अब रुक जाते हैं, इसके आगे आपको कल पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए।